नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल क्लियरिंग व्यू विद शुभम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की मूल संरचना के बारे में, खासतौर पर हमारी भारतीय संविधान की मूल संरचना। ये सिर्फ भारतीय संविधान पर ही लागू होती है, ऐसा नहीं कि अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो विश्व के किसी और भी संविधान पर इसी तरह की मूल संरचनाएं आप लागू कर दें। तो सबसे पहले होती क्या है मूल संरचना। दोस्तों, हमारे जो संविधानविद थे, हमारे जो संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे, उनके दिमाग में, पहले इसकी परिभाषा पे आते हैं कि उनके दिमाग में एक दर्शन था भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय देश के प्रति। तो वो किस तरह से हमारे संविधान को बनाना चाहते थे, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं वो रखना चाहते थे और किस तरह हमारा भारतीय संविधान होना चाहिए। तो दोस्तों, उन सब प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करी है कि हमारे संविधान के अंदर मौलिक विशेषताएं क्या क्या है और हमारा संविधान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, चूंकि आप सब जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो अब इस लिखित संविधान में इतना बड़ा संविधान होने के बावजूद इस संविधान में सभी उपबंधों के बारे में बताना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी भी एक उपबंध के बारे में बताते हुए उसकी सभी 4 डायमेंशनल उसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती। तो दोस्तों, जैसे जैसे कोई केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है जिसमें कोई कानूनी प्रश्न विवादास्पद होता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस केस को देखता है। उस केस को देखने के उपरांत उसमें से जो भी कानूनी तथ्य होते हैं उन पर कार्रवाई करता है और उनकी व्याख्या करता है। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था और इसका प्रथम संशोधन हुआ था, तो दोस्तों 1951 से यह बहस शुरू हो गई कि संविधान की मूल संरचना क्या है। तो दोस्तों, इसकी बेसिक चीज क्या है कि संविधान में जब कोई भी अपने अधिकारों के प्रति अगर अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ कोई याचिका दायर करता है। तो याचिका दायर करने में क्या उसे किस हद तक संविधान के अंतर्गत न्याय मिल सकता है, और साथ में विधायिका जो कि विधान बनाने का कार्य करती है, उसका कार्य क्षेत्र कितना है, मतलब वो संविधान के किन किन उपबंधों पर कानून बना सकती है। ये सब बातें आती हैं मूल संविधान के अंदर। तो मेनली हम इसमें देखेंगे कि जो कन्फ्लिक्ट रहता है जो हमारी विधानमंडल है, मतलब केंद्रीय विधानमंडल है हमारा, मतलब संसद, और राज्य विधानमंडल जो है, मतलब उनके द्वारा बनाए हुए कानून अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऐसा करते हैं कि जो हमारे संविधानविद ने नहीं सोचा था संविधान बनाते हुए, तो उसके समक्ष जो भी चीजें आती हैं वो सब संविधान की मूल संरचना से। तो एक एक करके हम वो सारे केस देखेंगे और इसकी पूरी तरह से एक टाइमलाइन देखेंगे कि किस तरह से हमारे संविधान की मूल संरचना या फिर हमारे संविधान की मौलिक संरचना अस्तित्व में आई। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम मौलिक संरचना समझे, इससे संबंधित हम अनुच्छेद देख लेते हैं कौन कौन से हमारे काम के। तो दोस्तों, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13, जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद हमको बताता है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती हो या फिर मौलिक अधिकारों पे किसी भी तरह का अल्पीकरण उनका करती हो। ऐसी सारी विधियां, अगर कोई भी विधि का निर्माण ऐसा होता है जो मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो वह विधि स्वयं अपने आप में शून्य घोषित कर दी जाएगी, अथवा अनुच्छेद 32 के तहत, इसमें लिखा नहीं है, अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी नागरिक का यह अधिकार होता है कि वो उसके मूल अधिकारों के हनन पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसे बोलते हैं संविधान के उपचारों का अधिकार। दोस्तों, दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। ये बताता है कि संसद जो संविधान में संशोधन करती है उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं संविधान में संशोधन करने की, और साथ में उन संशोधन करने की प्रक्रिया क्या क्या है। तीसरा है अनुच्छेद 31। दोस्तों, पहले ये अनुच्छेद हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे 1978 में इसको हटा दिया गया, और 1978 में इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। इससे भी संबंधित तथ्य हैं। और दोस्तों, अनुसूची 9 1951 में जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा, और इसमें जोड़ी इसलिए गई थी ताकि भूमि सुधार और जमींदारी जो प्रणाली है उसको किस तरह से उसको अच्छा करा जा सकता है, भूमि सुधारों को। और साथ में इसके पीछे एक और तर्क यह दिया जाता है कि जो अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण का, तो इस अनुच्छेद से, क्योंकि ये मौलिक अधिकार था, तो मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, मान लीजिए राज्य मेरी संपत्ति का हनन कर लेता है कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसलिए मैं आपकी संपत्ति जो कहीं नेशनल हाईवे पर आ रही है उसका हनन कर लेता है, तो चूंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके बोल सकता हूं कि मेरी संपत्ति का राज्य ने अधिग्रहण किया है, तो मेरे को न्याय चाहिए। तो इस अनुच्छेद की वजह से, क्योंकि ये सरकार के सामने एक मतलब एक तरह का
हर्डल था। तो इस हर्डल को पार करने के लिए उन्होंने संविधान में एक अनुसूची जोड़ दी, अनुसूची 9। तो इसमें क्या लिख दिया गया कि भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन हेतु यदि किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करना होता है तो वह अनुच्छेद 31 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो हमको दिए गए हैं उनके तहत नहीं आएंगे। मतलब ये, और साथ में ये भी बोल दिया कि इस तरह की कोई भी जो संसद विधि बनाएगी जो कि अनुसूची 9 में वर्णित है, वो विधियां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र या फिर न्यायिक समीक्षा के पार होगी, मतलब उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं करी जा सकती है। हालांकि ये बहुत टाइम तक चला, लेकिन आर.ए. कोहेलो मामले में सन 2007 में इस अनुसूची को भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रख दिया गया। मतलब न्यायपालिका को यह अधिकार हो गया है 2007 से कि वह इस अनुसूची के अंतर्गत बनाई गई विधियों को भी न्यायिक समीक्षा के अंदर उनकी समीक्षा कर सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों किस किस तरह से इसका हुआ। तो सबसे पहले 1952 में केस आ गया शंकरी प्रसाद केस। तो दोस्तों ये जितने भी केस हैं, मोस्टली ये केस ऐसे हैं, या तो विधायिका ने कोई कानून बनाया, मतलब संसद ने कानून बनाया और फिर न्यायपालिका को ऐसा लगा कि संविधान का अतिक्रमण करने वाला कानून है, तब, या फिर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, तब वो सुप्रीम कोर्ट गया, तब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी और उसके अनुसार ये सब हुआ। तो जो पहला केस था ये शंकरी प्रसाद केस, तो दोस्तों इसमें क्या था, शंकरी प्रसाद की भी ऐसे ही जमीन ले ली गई थी। कब? 1951 में। तो वो डायरेक्ट संसद के न्यायपालिका के सामने गया और उसने कहा कि अनुच्छेद 31 के तहत मेरा तो मौलिक अधिकार है संपत्ति के, मेरी होनी चाहिए संपत्ति का, लेकिन संसद ने छीन ली। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी थी कि कोई भी मौलिक अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो भी संविधान में दिए गए हैं उनको संसद वापस ले सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है। पहला केस जिसमें संविधान में जो संविधान में लिखे हुए मौलिक अधिकार है उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि वो जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको संसद वापस भी ले सकती है और उनको कम भी कर सकती है। दूसरा केस सज्जन सिंह केस आया, इसमें भी लगभग बिल्कुल सेम ही निर्णय दिया गया। इसमें भी यही बोला गया कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या वापस कर सकती है। और बोला गया, जैसा कि आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी ऐसी विधि जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती हो वह शून्य घोषित हो जाएगी। तो इसमें क्या बताया गया कि अनुच्छेद 368 खुद एक विधि नहीं है, मतलब वो अपने आप में कोई कानून नहीं है, इसलिए 368 को आर्टिकल 13 के अंदर नहीं गिना जाएगा। तो इसमें भी एक तरह से जीत हार देखिए। तो इसमें जीत किसकी हुई? संसद की। इसमें भी एक तरह से जीत किसकी हुई? संसद की। फिर आया गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस में क्या बोला गया कि संसद बिल्कुल भी कुछ भी किसी भी फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को ना तो वापस ले सकती है ना ही उन्हें बदल सकती है। मतलब मौलिक अधिकारों को बताया गया कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे अपरिवर्तनीय हैं तथा संसद इन्हें बदल नहीं सकती। अब इसमें जीत किसकी हुई? नागरिकों की, या फिर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया अपने इन दो फैसलों को। मतलब ये जो दो फैसले सुनाए थे इनके विरोध में जाते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। फिर क्या काम हुआ? इन मौलिक ये जो नियम ये आया था न्यायालय का निर्णय, इस निर्णय के विरुद्ध संसद में 1971 में 24वां संविधान संशोधन बिल लेकर आई और उसमें कह दिया गया कि संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित है तथा अनुच्छेद 13 के अंदर जो 368 है विधि नहीं माना जाएगा। इसमें क्या कह दिया गया था? विधि माना जाएगा। पिछले जो दो केस थे इसी को एक तरह से इन्हीं का इंपावरमेंट करने के लिए ये संशोधन लाया गया। चलिए अब ये संशोधन ला गया, मतलब कि ये कानून बन गया। अब कानून बना तो फिर केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में। इसमें फिर दोबारा से ये क्या कह दिया न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में ये कहा कि ये वाला तो जारी रखा, जो ये था 24वां संविधान संशोधन, इसको जारी रखते हुए कहा कि ठीक है चलिए आपकी बात मान ली कि संसद किसी भी क्षेत्र में, मतलब संविधान में जितने अनुच्छेद हैं जितने भाग हैं कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन ऐसे होने चाहिए जो कि संविधान के मूल ढांचे से असंगत ना हो। दोस्तों इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मूल ढांचे का जो बताएगा वो मैं बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट स्वयं उसकी व्याख्या करेगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। दोस्तों ये कोई डेफिनेशन के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं मूल ढांचे को, इसके समय समय पर जैसे जैसे केस आते रहते हैं उसी तरह से न्यायालय इसको, सुप्रीम कोर्ट इसको व्याख्या इसकी करता रहता है कि मूल ढांचा क्या है।
तो केशवानंद भारती केस, इसी को बोला जाता है दोस्तों 1973 का के मूल ढांचे से संबंधित केस कौन सा है जिसमें बताया गया। ओके, फिर क्या हुआ 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या काम करा कि लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री अगर इनसे संबंधित, इनके निर्वाचन मतलब इनके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है, ये वही टाइम चल रहा है दोस्तों इमरजेंसी का, तो इस टाइम में क्या करा कि लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर से संबंधित कोई भी निर्वाचन के संबंध में कोई भी अगर इधर से उधर बात होती है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो उसके निर्णय के विरुद्ध जाए। मतलब खुद संसद ही ये बताएगी कि हाँ इनका वो ठीक है, इनका निर्वाचन या फिर चुनाव ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। तब फिर क्या हुआ 1975 में ये 39वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। दोस्तों इसके आगे चलते हैं। फिर 1975 में ही सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इंदिरा नेहरू गांधी केस, इसका केस का नाम है इंदिरा नेहरू गांधी केस, वही केस था 39वां संशोधन करने वाला। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके वो सारे निर्णय रद्द कर दिए और कहा चूंकि मूल ढांचे के अंतर्गत न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी आती है, इसीलिए ये सारे के सारे जो आपने 39वां संविधान संशोधन बनाया उसके अंदर सारे के सारे वो वाले जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि न्यायिक समीक्षा से रोकते हैं। अभी बोला था ना लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी अगर निर्वाचन से संबंधित कोई भी मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। अब इसने बोल दिया चूंकि ये न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे के अंतर्गत आता है इसीलिए ये वाला जो संविधान संशोधन था इसको निरस्त कर दिया गया। फिर दोबारा से 1976 इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम पर फिर एक बिल ला दिया 42वां संशोधन बिल। इसमें बोल दिया गया कि संसद की जो शक्ति है संशोधन करने की उसकी कोई सीमा नहीं, मतलब वो किसी भी भाग में न्यायिक समीक्षा हो, चाहे न्यायालय के अधिकार हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे नीति निर्देशक तत्व हो, किसी भी फील्ड के अंदर वो संसद संशोधन कर सकती है। अब इसके जवाब में न्यायालय का निर्णय आया 1980 में जिसको बोला जाता है मिनर्वा मिल्स केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो जी बात है ऐसी कि मौलिक ढांचे के अंदर जो भी आता है उसके तहत अगर आप कुछ भी करते हैं, कोई भी संशोधन करते हैं तो मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जितने भी ऐसे संशोधन करे गए थे जो कि मूल ढांचे से संबंधित नहीं थे उनको तो हटा दिया गया, बचे हुए जितने संशोधन थे उनको कैरी ऑन करा गया। दोस्तों अगला आता है 1981 का वामन राव केस। इसमें न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुल के बोल दिया कि जो इसकी डेट थी जब केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, तो जो इसकी डेट थी वो थी 24 अप्रैल। तो यहां से लेकर 24 अप्रैल 1973 से लेकर जितने भी संशोधन किए गए हैं, संविधान संशोधन किए गए हैं संसद द्वारा, उनके ऊपर मूल ढांचे से संबंधित सारे तथ्य लागू होते हैं। मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर संसद ने कोई भी ऐसा कानून बनाया जो कि मौलिक ढांचे में कोई भी हेरफेर करता है तो इसका मतलब वो सारे कानून निरस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ टाइमलाइन। इसके बाद बहुत सारे केस आते गए, जैसे एसआर मुंबई केस आया और साथ में ये आरआई कोहेलो केस आया। तो ये सारे केस फिर धीरे धीरे जैसे केस आते गए सुप्रीम कोर्ट पार्ट बाय पार्ट व्याख्या करता गया कि किस तरह से मौलिक ढांचा होना चाहिए और क्या क्या चीजें मौलिक ढांचे के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों वो क्या क्या चीजें हैं जो कि मानी जाती हैं कि संविधान के मौलिक ढांचे के अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, बता दिया था मौलिक अधिकारों में संशोधन वहां उस लिमिट तक करा जा सकता है जिस लिमिट तक वो मूल ढांचे से संगत हो। इंदिरा नेहरू गांधी में क्या बोला था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। वामन राव केस में क्या बोला था, मूल संरचना 24 अप्रैल 1973 से लागू होगी। इंदिरा साहनी केस 1992 में। दोस्तों ये वो केस है इंदिरा साहनी केस जिसमें जब मंडल आयोग की रिपोर्ट हुई थी और ओबीसी के लिए बोला गया था 27% आरक्षण के लिए सभी सरकारी नौकरियों में, तो दोस्तों इसको मंडल केस भी बोला जाता है। इंदिरा साहनी केस को मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आरक्षण संबंधी के कितना आरक्षण होना चाहिए, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर केहुतो होलोहलन केस 1993 में आया, इसको दल बदल मामला बोला जाता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि राजनीतिक दल के अंदर दल बदल से कौन कौन सी निर्भरताएं हैं और किस तरह से मतलब उनको
निर्भर घोषित किया जा सकता है सदस्यों को। एसआर बोमई केस में संघवाद बताया कि भारत जो है संघ है, राज्यों का संघ है। तो ये सारी क्या हो गई, ये सारी हो गई संविधान की वो मौलिक विशेषताएं या फिर मूल ढांचा संविधान का, कि मतलब इनमें संशोधन नहीं करे जा सकते, अगर करे जा सकते हैं तो वो इनसे अन्य पे करे जा सकते हैं। तो संघवाद हमारी जो भारतीय संविधान है उसका मौलिक ढांचा के अंदर ही आता है। आर कोइलो केस, इसमें भी नवी अनुसूची के बारे में बताया गया कि वो न्यायिक समीक्षा योग्य है। अब दोस्तों ये कुछ अन्य है जो कि मूल संरचना के तत्व हैं, मतलब संविधान के अंदर इन चीजों को छोड़कर बची हुई चीजों में संशोधन करे जा सकते हैं और ये मूल संरचना के अन्य तत्व हैं। जैसे उद्देशिका, भारत लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी राज्य है, संप्रभु राष्ट्र है, न्यायिक समीक्षा इसी के अंतर आती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, संसदीय प्रणाली है यहाँ की, विधि द्वारा शासन है। दोस्तों अगर संसद कुछ भी करके कुछ भी ऐसा नियम बनाती है जो कि इन सब चीजों से अलग हो या फिर इनमें किसी भी तरह का कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता हो तो वो नियम कैंसिल हो जाएगा, वो सारे के सारे कानून कैंसिल हो जाएंगे। ये है दोस्तों संविधान की मूल संरचना के बचे हुए तत्व, देख लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।